नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भागलपुर उन 10 जिलों में शामिल है जहां पहले दौर में वोटिंग होनी है। ये बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में शुमार है जहां बाकी शहरों के मुकाबले विकास की हालत ठीक ठाक बताई जाती है। लेकिन भागलपुर का एक दूसरा चेहरा भी है। कुछ दशक पहले तक भागलपुर सिल्क उद्योग का बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज भी भागलपुरी सिल्क की बाहर के बाजारों में खूब मांग है, लेकिन सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों की जिंदगी आज भी बदहाल। चाइनीज सिल्क आने के बाद यहां कई बदलाव दर्ज हुए। हैंडलूम के छोटे कारोबारियों ने अब पावरलूम का सहारा ले लिया है, लेकिन बीते 2 दशकों में कई छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए। हम भागलपुर के सिल्क उद्योग की आज बात करेंगे और बुनकरों के हालात से आपको वाबस्ता कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 की यह खास पेशकश, सांसद में सिल्क। भागलपुर कभी पूरे देश में सिल्क के लिए मशहूर था। यहाँ सिल्क का कारोबार आज भी हो रहा है, लेकिन भागलपुर ने अपनी चमक खो दी है। सिल्क मजदूरों की हालत लगातार खराब होती गई। फिलहाल आलम यह है कि अब शहर में हैंडलूम की जगह पावरलूम ने ले ली है, लेकिन मजदूरों की दशा में बहुत सुधार नहीं आया। भागलपुरी सिल्क की एक जमाने में पूरे देश में धूम थी। लाखों की तादाद में मजदूर इस कारोबार से जुड़े थे और सैकड़ों हैंडलूम उद्योग जिले भर में पसरे पड़े थे। साड़ी, धोती, कुर्ता पैजामे के कपड़े से लेकर भागलपुरी चादरों की इतनी मांग थी कि लघु कुटीर उद्योग उसको पूरा करने में नाकाम हो जाते थे। मजदूर जिस तरह पहले काम करते थे आज भी कर रहे हैं। आज भी भागलपुर में सिल्क की शानदार साड़ियां और कपड़े बन रहे हैं। यहाँ के सिल्क के कपड़े बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बिकते हैं, लेकिन सारी चमक सिल्क में ही सिमट कर रह गई है। मजदूरों के चेहरों पर मायूसी है। चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई बयान दिए जाते हैं, लेकिन हालत है कि सुधरती नहीं। राज्यसभा टीवी ने जब मजदूरों और उनके परिवारों के हालात की पड़ताल की तो समस्याओं की लंबी फहरिस्त सामने आई। 1968 ईस्वी से लोग पेपर पर लिखने आते थे, जैसे आप रिकॉर्डिंग करने आ जाए हैं, उस समय हम लोगों का दुखड़ा जो है वो पेपर पर लिख के जाते थे। लेकिन दिनों प्रतिदिन बाजार की हालतें बड़ी खराब होती गई। उन मजदूरों के हालात तो और भी खराब हैं जो आज भी हथकरघा के सहारे कपड़े बना रहे हैं। मशीनों की आमद के बाद शहर में ज्यादातर हैंडलूम उद्योग धीरे धीरे पावरलूम में तब्दील हो गए। पावरलूम के आने से मजदूरों का समय बचा और पैसे भी ज्यादा बने। मशीनों पर बने कपड़ों की बनावट भी ज्यादा बारीक होती है, लिहाजा हाथ से काम करने वाले मजदूरों के कारोबार को धक्का लगा है। तानी मशीन है ये, बीम बनाने के पहले जो प्रोसेस होता है वो यहाँ इस पर होता है। अब ये टूटी फूटी हालत में पड़ा के जब हैंडलूम चलता ही नहीं है तो फिर ये तानी बनाया जाए किस लिए? ये टूटे हालत में अपने पड़ा हुआ देख लीजिए कि बरसों से पड़ा हुआ, कुछ तो चलता नहीं है। हालांकि मुश्किलें सिर्फ हैंडलूम मजदूरों के सामने ही नहीं, पावरलूम उद्योग भी कई दिक्कतों से गुजर रहा है। कभी बिजली नहीं आती तो कभी ट्रांसपोर्ट कच्चा दे जाता है। मजदूर मामूली पैसों पर मजदूरी के लिए बाध्य हैं। उनके सामने फिलहाल कोई चारा नहीं। गुजारा तो मुश्किल से होता है, लेकिन करना पड़ता है और क्या करें, उसी तरह पेट भरता है। तो अगर पेट देखते हैं तो जिस्म खाली रहता है, अगर कपड़ा धरते हैं तो पेट खाली रहता है। औसतन यहाँ पे 70 से 80 रुपये से ज़्यादा मजदूरी नहीं होता है। एक दिन में 4 आदमी काम करता है तो उसको 250-300 रुपया होता है। इसलिए परिवार के सब लोग, हाँ, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। उसके बाद किसी तरह से रोजी रोटी उसकी चलती है। ज्यादातर सिल्क मजदूर भागलपुर की कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जहां ना साफ सफाई है और ना ही उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की बेहतर सुविधा। मजदूरों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल करवा सकें। जो सरकारी स्कूल इन बस्तियों में हैं, वहां की पढ़ाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलती है। ABCD पढ़ाया तो सुनाओ। सुनाओ ने।
जाने ही नहीं थे तो पढ़ाया तो था, बोल रहे हो पढ़ाता है मास्टर। सिल्क कारीगर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बने, लेकिन जेब इसकी गवाही नहीं देती। जिन सिल्क कारोबारियों के बच्चे इस उद्योग में लगे हुए हैं, वो इसे मजबूरी बता रहे हैं। मजदूरी के अलावा जो बुनकर परिवार को परेशानी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में है। वो उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता है, छोटे छोटे बच्चे काम में लग जाते हैं और सरकारी स्कूल उस लेवल का नहीं है जहाँ पे तालीम हो। मजबूरी है, इसीलिए अपने बाल बच्चों को इस काम में नहीं डाला, एम्ब्रॉयडरी काम में डाल दिया हूँ। एक लड़का काम करने लगा तो बेटा बेटी को पढ़ा रहा हूँ। एक लड़के भी इंटर में इस साल एडमिशन कराया। बुनाई काम करना नहीं चाहता, वो चाहता कि दूसरा काम कर लें, ठेला खींचेंगे 10 टका महाजन जिसको पहुंचाएंगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ काम करके भी मजदूरी नहीं मिलता और भूखे रहना पड़ता है। ये परेशानी है। बदहाल मजदूरों की सुध लेने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। चुनावी मौसम में एक बार फिर से उनकी बेहतरी के वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों और कारीगरों की माने तो उन्हें इन वादों पर भरोसा नहीं हो रहा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। भागलपुर के सिल्क कारीगरों को बहुत उम्मीद थी कि उनकी दशा सुधरेगी। साल दर साल वो सरकार से, प्रशासन से और वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियों से ये आस लगाए रहे कि उद्योग की बेहतरी के लिए कुछ कदम जरूर उठेंगे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। आज भी मजदूरों की कई मांगे हैं। आइए देखते हैं भागलपुर सिल्क उद्योग की कौन सी मुश्किलें हैं। शहर से चंद किलोमीटर दूर जर्जर पड़ी ये इमारत कभी भागलपुर में चमक बिखेरती थी, लेकिन सिल्क उद्योग की इस मिल पर ताला बंद हुए अब 20 साल होने को हैं। जो लोग यहाँ काम करते थे अब बेरोजगार घूम रहे हैं। 2-4 मजदूर अब भी खंडहर में तब्दील हो रही इस मिल की रखवाली के काम में जुटे हैं। शायद उन्हें उम्मीद है कि ये फिर से चालू हो पाए। 1973-74 से इसे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और उस दिन से चल रहा था। आज करीब 20 साल से बंद है। 400 आदमी यहाँ पर काम करते थे, सभी बेकार हैं। लोगों के पास आर्थिक कठिनाई है, पार्ट्स नहीं मिलना, बिजली का प्रॉब्लम, हमेशा घाटा लगते रहा है, हमेशा घाटा लगते रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस वो नहीं हुआ, इसके कारण जो बंद हो गया। ये अकेले बहादुरपुर की इस मिल की कहानी नहीं है। भागलपुर में ऐसी दास्तान बिखरी पड़ी है। जब से चाइनीज सिल्क का बोलबाला भागलपुर में बढ़ा, तब से इस उद्योग की चमक काफी फीकी हुई। स्थानीय सिल्क की मांग कम हो गई और लोग आस खोने लगे। 3-4 मुद्दा है जो कि रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, पूंजी, इस बिना पे जो है ये रोजगार ध्वस्त होते जा रहा है और ख़त्म होते जा रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं। हर चीज़ का बुनकरों को दिक्कत है। बुनकर जो खुद अपने आप में बुनाई पेशा में एक इंजीनियर महसूस करता है, चूँकि कोई भी पूरे दुनिया में कोई भी सैंपल अगर बनता है और यहाँ चंपानगर भागलपुर में वह सैंपल दिया जाता है, हूबहू यहाँ के बुनकर उतार देते हैं, उस सैंपल को एकदम 100% मिला देते हैं। और इतनी कारीगरी रहने के बाद भी आज सरकार की तवज्जो नहीं रहने के कारण आज ये बुनकर जो है बदहाल हो रहा है। स्थानीय तसर सिल्क को चाइनीज सिल्क निगल गया। बुनकरों, कारोबारियों और तसर सिल्क उत्पादकों को उम्मीद थी कि सरकार इसमें दखल देगी, लेकिन उम्मीद अब धुंधली पड़ने लगी है। मैंने पहले मशीन पर काम करते थे, तो धीरे धीरे जहाँ माल आना बंद हो गया, उसके बाद फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ है नहीं, एक भारी मशीन जो है वो रखा हुआ है, बाकी छोटा मशीन सब जड़ से उखड़ के चला गया। तसर के बजा कर ही ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है भागलपुर। और ये कोकून पहले झारखंड, बिहार में थे, तो कोकून बिहार में बनता था और उस वजह से यहाँ पर कोकून आता था और यहाँ से लोग जो है उससे धागा बना के अपना रोजगार चलाते थे। और चाइनीज़ धागा जो आया तो वही टेक्निकल, नया टेक्निक से बना, नया कंप्यूटराइज से बना कि एक तरह का धागा होता है और उसको चलाने में, वार्प में देने में कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होती है और वो जो 1 घंटा में 1 मीटर ईजी वे में होता है। लोग इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और यहाँ पे भी टेक्निकल को, सेंट्रल सिल्क बोर्ड को भी कहा गया कि भाई आप इसमें नया टेक्निक लाइए जो कि एक तरह का धागा हो, एक सार का हो,
कोई कहीं पे गुठली ना हो, जिससे कि यहाँ के बुनकर को जो है उसके बात करने में कोई इजी वे में कर सके और उसका जो है कपड़ा तैयार कर पाए। चाइना वाला कैसे यान आता है वो इजी वे में यहाँ अवेलेबल होता है और लोग उस पर जो है सोचते हैं कि चलो जहाँ 5 घंटे का काम है वहाँ 1 घंटे में हो रहा तो उस पर 2 पैसा मिलता है, अपना रोजगार, इसीलिए वो चाइना ज़्यादा जो है यहाँ पर यूजफुल है। कच्चे माल की आपूर्ति घटने के साथ साथ सिल्क उद्योग के सामने और भी चुनौती खड़ी हुई। भागलपुर से सीधे माल की बिक्री नहीं हो पाती। अलग अलग शहरों के व्यापारियों के साथ संपर्क के जरिए ही सिल्क की बिक्री जारी है। बुनकरों के मुताबिक जब तक एक संगठित बाजार नहीं बनेगा तब तक भागलपुर सिल्क बाजार की रौनक नहीं लौटेगी। स्थानीय स्तर पर भी कोई बाजार नहीं बन पाया। कपड़ा अगर 100 रुपये मीटर लागत उसमें आता तो बेचने जब जाते हैं वो 40 रुपये मीटर लगाते हैं बाजार में। कहीं इसका बाजार तो है नहीं जो जाके मैं जाऊं और उस बाजार में कहीं प्रमाणित दुकान हो, हम दे दें, हम मुझे पैसे मिल जाएं। दुकान गली गली घूमना पड़ता है। चुनावी मौसम में बुनकरों से मिलने कई नेता आते हैं, लेकिन हालात में ठोस बदलाव आज तक नहीं हो पाया। भागलपुर के रेशम कारीगरों की मांगें कुछ ज्यादा पेचीदा नहीं हैं। हर छोटे उद्योग की तरह ये लोग भी बैंकों से सस्ती दरों पर लोन, बिजली की बेहतर व्यवस्था और तैयार माल की मार्केटिंग में मदद चाहते हैं। लेकिन साल दर साल लगातार लगभग हर सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी और उपेक्षा के चलते इन लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भागलपुर का सिल्क बाहर तो खूब मशहूर है, लेकिन शहर के भीतर सिल्क की चमक ढूंढने पर सिर्फ बदहाल मंजर दिखते हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। एक दौर में देश में जब भी सिल्क कारोबार का जिक्र आता था तो भागलपुर का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता था, लेकिन आज भागलपुर का सिल्क कारोबार सिकुड़ता जा रहा है। देश ने सिल्क कारोबार में तरक्की तो की, लेकिन उसमें भागलपुर की हिस्सेदारी घटती गई। आइए एक नजर डालते हैं भागलपुर में रेशम कारोबार की मौजूदा स्थिति पर। बिहार का भागलपुर, एक आम भारतीय शहर। भागलपुर अपनी उपजाऊ जमीन, तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों के अलावा पूरी दुनिया में सिल्क के लिए मशहूर है। एक दौर था जब तसर रेशम के लिए पूरी दुनिया सिर्फ भागलपुर का ही नाम लेती थी। तसर रेशम के काम में कमाई अच्छी थी, सो ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। लेकिन आज भागलपुर के रेशम कारोबारियों के लिए जान के लाले पड़े हैं। रेशम बुनने में आंखें गढ़ाना अब इन बुनकरों के लिए फायदे का सौदा नहीं, बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूरी बन गया है। बुनकर जो मेरा है, मटेरियल भी हम लोग लगा देते हैं और जब माल बनता है, बनने के बाद जब हम लोग बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो मजदूरी से भी कम भी हमको पैसा मिलता है। इसलिए हम कितना बार कहे कि सरकार हम लोगों का ऐसा व्यवस्था करे कि हमने जो अपना माल तैयारी किए हैं और वो उचित रेट में बिक जाए तो हम लोगों को मजदूरी पोसाएगा और हम लोग अच्छा से काम करेंगे। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा सिल्क उत्पादक देश है। दुनिया का करीब 18% कच्चा सिल्क भारत से ही उत्पादित होता है। देश के 52,360 गांवों में रेशम की खेती हो रही है। 2014-15 में भारत से उत्पादित रेशम में से 74.7% मलबेरी, 16.3% एरी, 8.4% तसर और 0.6% मुगा रेशम का निर्यात हुआ। कुल मिलाकर 2014-15 के कारोबारी साल में भारत ने $449.7 मिलियन का रेशम निर्यात किया। इन आंकड़ों को देखकर भारत में सिल्क कारोबार की रेशमी तस्वीर नजर आती है, लेकिन बिहार की सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में हालात बिल्कुल जुदा हैं। बुनकरों की इस दुर्दशा के लिए भागलपुर सिल्क का बाजार समझने की जरूरत है। भागलपुर क्लस्टर में हैंडलूम तसर सिल्क का सालाना उत्पादन 200 मीट्रिक टन के आसपास है। इसमें से आधा यानी 100 मीट्रिक टन भागलपुर, कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई के निर्यातक एक्सपोर्ट कर देते हैं। बचा हुआ 100 मीट्रिक टन फैब्रिक साड़ी और दूसरे ड्रेस मटेरियल में परिवर्तित कर दिया जाता है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक भागलपुर क्लस्टर में तसर सिल्क का व्यापार 100 से 200 करोड़ रुपए सालाना पर सिमट गया है, जबकि एक जमाने में यहाँ 500 करोड़ रुपए का उत्पादन होता था।
1970 से 1990 के बीच घरेलू बाजार में भागलपुरी साड़ियों की मांग बहुत बढ़ी, लेकिन सही उत्पादन नीति और मार्केटिंग के अभाव में आज ये बाजार सिमट गया है। देश में सिल्क साड़ियों के बाजार में आज भागलपुरी साड़ियों का बाजार महज 5% है। भागलपुरी साड़ियों को दक्षिण भारत की कांचीपुरम, धर्मावरम और बनारसी साड़ियां टक्कर दे रही हैं। 1980 में फिर लोकल सर्टिंग चला, जो वो तानी तसर होता था और भरनी देसी तसर हुआ करता था। उस समय कुछ माल बिकने लगा फिर भागलपुर में, लेकिन फिर देसी का भी बाजार बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज तो ऐसा है कि किसी घर में देसी का नामो निशान नहीं। ख़त्म इसलिए हो गया कि उसका बाजार में बिक्री है नहीं कपड़े का। आज 1 मीटर का 200-250 रुपये मीटर पड़ता है कपड़ा। बाजार को जाते हैं बेचने के लिए, गली गली घूमते हैं, वो लगातार 150 रुपये मीटर। 2001 से ही लोग बाहर जाना शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि भागलपुर में सिल्क का काम नहीं है। देश और दुनिया में सिल्क की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए केवल भागलपुर में ही सिल्क के धागे की मांग 1000 मीट्रिक टन सालाना है। लेकिन इस अंतर को पाटने के लिए सरकार ने 2012 में 170 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना की भी शुरुआत की, लेकिन ये योजना नहीं हुई। सिल्क की मांग और आपूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए देसी तसर के 10 गुना ज्यादा उत्पादन की जरूरत है, जो लचर नीतियों के चलते नहीं हो पा रहा। भागलपुर में सिल्क का कारोबार सिमटने के पीछे यहां से ज्यादातर सिल्क फैक्ट्रियों का बंद होना भी बड़ी वजह है। भागलपुर में जिस तसर कोकून से धागे की बुनाई होती थी, वो धागा झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से आता था। लेकिन इस बीच भागलपुर में कोकून की खेती को बढ़ावा नहीं दिया गया, जबकि दूसरे इलाकों से भी धीरे धीरे कोकून की खेती घटती गई। धागे के अभाव से अब मुश्किल 20% सिल्क कोकून के धागे ही भागलपुर में बन रहे हैं, जबकि 80% सिल्क चाइना और कोरिया के धागे से बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। Get live Rajya Sabha session, news, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. भागलपुर के रेशम बुनकर आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चुनौतियां बेशुमार हैं, लेकिन समाधान दूर दूर तक नहीं। सरकारी दावे तो कई हुए, लेकिन भागलपुर का बुनकर हाशिए पर बना हुआ है। बुनकरों के इन खुरदुरे हाथों से कभी रेशम की दुनिया चमकी थी। जब तक सरकारों को इनकी सुध थी, तब तक ये लोग अपना पेट तो पाल ही रहे थे, साथ ही देश की तरक्की की इबारत भी लिख रहे थे। लेकिन आज ये हाशिए पर हैं और यहां से लौट पाना इनके लिए अंधेरे में हाथ पैर मारने जैसा है। इस वक्त भागलपुर में करीब 25,000 हैंडलूम हैं, जिनमें 30,000 बुनकर काम में लगे हुए हैं। इनमें से 85% मुस्लिम हैं और बाकी 15% दूसरे तबकों के। इन बुनकरों में 80% बुनकर शहरी इलाकों में, जबकि 20% ग्रामीण इलाकों में सिल्क कारोबार से जुड़े हुए हैं। 1990 के दशक से पहले भागलपुर के बुनकर और कारोबारी जमकर मुनाफा कमाते थे, लेकिन 1989 के भागलपुर दंगे के बाद बिगड़े सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द का सबसे ज्यादा असर इन बुनकरों पर पड़ा। बुनकरों पर हुए एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक बुनकर रोजाना 100 रुपये बमुश्किल कमा पाते हैं। इनकी इस बदहाली के लिए सरकारी नीति के अलावा कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिम्मेदार हैं। 80 के दशक तक इस कारोबार में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 1989 के भागलपुर दंगों ने सामाजिक समरसता के साथ ही इन बुनकरों की भी कमर तोड़ दी। दंगों के बाद जैसे ये कारोबार संभला ही नहीं और इन बुनकरों की जिंदगी भी। ये अपने ही देश में अपनों की मार थी, लेकिन इस बीच विदेशों से आया धागा भी इन पर किसी मार की तरह पड़ा।
1955 में भारत सरकार ने विदेशों से कृत्रिम सिल्क धागों और वस्त्रों के आयात की छूट दी थी। इसकी वजह से सिल्क से जुड़े बुनकर कृत्रिम सूत भारतीय बाजार में आ गए। देश में विरोध हुआ तो सरकार ने इस पर रोक जरूर लगाई, लेकिन सिल्क तस्करों ने 1980 के आसपास चाइनीज और कोरियन सिल्क को यहां खपाना शुरू कर दिया। कम मेहनत और ज्यादा चमक के चलते कोरियाई और चीनी धागे अचानक से भागलपुर के बाजार पर छा गए। आज भी भागलपुर में सिल्क के नाम पर जो कपड़े बिक रहे हैं, उनमें अमूमन विदेशी धागों का ही इस्तेमाल हो रहा है, जो बुनकरों की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच सरकार ने कुछ कदम उठाने की कोशिश की। इनमें 2012 में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना भी शामिल है। 2012 से 2014 के बीच गया, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और बांका जिले में 13,530 हेक्टेयर जमीन पर आसन और अजरून के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब तक करीब 6,000 हेक्टेयर जमीन पर ही पौधे लगाए जा सके हैं। यानी बुनकरों को खुद सरकार से ही चुनौती मिल रही है। आज भागलपुर में पावरलूम जोर पकड़ रहा है, लेकिन मशीनें और तकनीक इतनी पुरानी है कि दुनिया का मुकाबला करने में नाकाम है। ऊपर से बिजली की दिक्कत ऐसी कि मशीनें ज्यादातर आराम ही कर रही होती हैं। एक दिक्कत अलग बाजार की भी है। 2012 में सरकार ने भागलपुर में दिल्ली हाट की तर्ज पर बुनकर हाट बनाने का फैसला किया, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो पाया। इसके अलावा मजदूरों का पलायन, सड़क और ट्रांसपोर्टेशन जैसी परंपरागत दिक्कतें हमेशा इन बुनकरों को रेशम बाजार से दूर धकेल देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज भागलपुर में सिल्क का कारोबार धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, लेकिन इसका अतीत काफी सुनहरा रहा है। मशहूर भागलपुरी तसर सिल्क का इतिहास बेहद पुराना है। पेश है तसर सिल्क के इतिहास पर यह खास रिपोर्ट। भागलपुर के सिल्क का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस उद्योग में जिले की कई पीढ़ियां लगी रही हैं। भागलपुर की रेशम को सेरिकल्चर कहा जाता है, जो भागलपुरी तसर सिल्क के नाम से मशहूर है। तसर सिल्क रेशम के कीड़े के लार्वे से बना कोकून से निकलता है। यूं तो रेशम के कीड़े दक्षिणी एशिया में कई तरह के पेड़ों पर पाले जाते हैं, लेकिन भागलपुर में इन्हें शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में सिल्क कारोबार भागलपुर की अलग पहचान बनी रही। 1941 में भागलपुर के डीएम अंग्रेज अधिकारी जी गिरियार्सन ने इसे नई पहचान दी। वो इसे ब्रिटेन लेकर गए और एक नया ब्रांड दिया। इसके बाद दुनिया के कई देशों में इसकी मांग होने लगी और भागलपुर को नई पहचान मिली। आज़ादी के कई साल बाद तक सिल्क में भागलपुर का दबदबा बरकरार रहा, लेकिन धीरे धीरे सिल्क ऊंचाइयों से गिरता चला गया। 1989 के दंगे ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी। जानकारों का कहना है कि 60 के दशक में भागलपुरी सिल्क के कारोबार में गिरावट आनी शुरू हो गई। 70 का दशक आते आते कई कारोबारी और कारीगरों ने इस पेशे से किनारा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे भागलपुर का ये व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया। कारोबारियों और कारीगरों के हालात बदतर हो गए। सरकार ने भी सुध लेने की कोशिश नहीं की। जब कारीगरों ने पहचान बनाने के लिए गुहार लगाई तो जान फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। कुछ साल बाद तसर सिल्क के कारोबार को बचाने के लिए एक बार फिर कवायद शुरू हुई और जिले में स्पून सिल्क मिल की स्थापना की गई। लोगों को लगा कि अब दिन बदलेंगे, लेकिन मिल शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बंद हो गई। सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। अचानक 300 से ज्यादा कारीगर सड़क पर आ गए। मिल बंद हुए 15 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक ना तो मिल को दोबारा चालू कराने की कोई कवायद की गई और ना ही सरकार ने इसकी सुध ली। विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। भागलपुर पूर्वी बिहार का सबसे पुराना और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। कई उद्योगों में आगे होते हुए भी यह शहर मूलभूत जरूरतों से पिछड़ा हुआ है। सड़कें हैं नहीं और गंदगी हर ओर नजर आती है। आइए देखते हैं सिल्क कारोबार से इतर हमारे संवाददाता विशाल दहिया की भागलपुर की राजनीतिक और वहां की लोकल परिस्थितियों पर हमारी यह खास रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और तिलका मांझी विश्वविद्यालय जैसे नामी संस्थान भागलपुर का रुतबा बयान करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये इलाका पटना जैसे शहरों की तुलना में बेहद पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में इसकी हालत और भी बदतर है। शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बदहाली को उसको सुधारना चाहिए और उसमें निरंतरता, तत्परता और सटीकता लाना चाहिए। हमारे जो यूनिवर्सिटी में है वो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ही कमी है, तो इस कमी को दूर किया जाए। जो हमारे डिपार्टमेंट की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए।
शिक्षा के गिरते स्तर और अस्पतालों की बदहाली के अलावा भागलपुर के लोग सड़कों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक बार जाम लग जाए तो ट्रैफिक का भगवान ही मालिक है। भागलपुर के लोगों के लिए घंटों तक सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहना अब शायद उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है और हर चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए वायदों के बावजूद इस समस्या का हल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। शहर में आए दिन ट्रैफिक जैम के बीच छोटा मोटा बाजार लग जाता है। आए दिन पब्लिक परेशान और जो ट्रैफिक व्यवस्था का बेहाल, इससे निजात दिलवाइए। जो भी नेता आवे इससे निजात दिलवाइए, टाउन को साफ सुथरा करवाइए। रोड पूरी तरह से जाम होता है कि जो अभी जो कोई पैसेंजर जो अगर जो बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाने से रास्ते में दम टूट जाएगा उसका। राजनीति को करीब से देखने वालों का मानना है कि भागलपुर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने स्थानीय मुद्दे होते हुए भी वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते। मुद्दों का अभाव यहाँ नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन वे मुद्दे निर्वाचक को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं हैं। वे मुद्दे चर्चा के लिए हैं, बौद्धिक विश्लेषण के लिए हैं। मतदाता उससे प्रभावित होकर उसको प्रभावकारी बनावे, राजनीति पर उन मुद्दों के प्रभाव को स्थापित करें, ऐसा आज तक किसी में यहाँ नहीं हो पाया। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। पिछले चुनावों में यहाँ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। दोनों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा एक सीट कांग्रेस को मिली थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।